हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को रुद्रप्रयाग के आदमखोर की कहानी सुना रहा हूं। जिम कॉर्बेट साहब द्वारा लिखी गई ये सच्ची कहानी लंबी होने के साथ साथ रोमांच से भरी हुई है। इस कहानी के 4 भाग मैं आपको पहले सुना चुका हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए कहानी का 5वां भाग लेकर आया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियोज पर आपके द्वारा भेजे गए प्यारे कमेंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। कहानी में आप लोग अभी तक सुन चुके हैं कि कैसे ये रुद्रप्रयाग का आदमखोर विदेशों में भी काफ़ी कुख्यात हो चुका था। देश विदेश में इसके चर्चे अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे। सरकार के ऊपर इस आदमखोर को ख़त्म करने का ज़बरदस्त दबाव था। सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्हीं प्रयासों की बदौलत कम से कम 4000 शिकारी इस लेपर्ड के शिकार पर हाथ आजमा चुके थे। जब 4000 से अधिक शिकारी अपना प्रयास करके थक चुके, तब जिम कॉर्बेट ने इस आदमखोर को मारने का प्रयास प्रारंभ किया। जब उन्होंने देखा कि आदमखोर लगभग 500 वर्ग मील क्षेत्र में लोगों का शिकार कर रहा है, तो पहले पहल उनको भी ये काम असंभव लगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में कई सारे लेपर्ड्स होंगे। उन लेपर्ड्स में से सिर्फ उस आदमखोर को पहचानना मुश्किल काम था। उसके साथ साथ लेपर्ड जैसा जानवर काफ़ी शर्मीला होता है, जो दिन के समय बाहर नहीं निकलता है और रात होते ही एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग के नक्शे पर नज़र डाली, तो वो समझ गए कि नदी पर बने 2 पुलों को अगर बंद कर दिया जाए तो लेपर्ड मजबूर हो जाएगा कि वो नदी के एक ही तरफ शिकार करे। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि रात में लेपर्ड पेड़ पर चढ़कर जिम कॉर्बेट के टेंट पर कूदने ही वाला था। तभी उन लोगों की आंख खुल गई थी और लेपर्ड वहां से भाग गया। उसके बाद की कहानी अब आप सुनेंगे। उस रात के बाद टेंट की तरफ झुकाए पेड़ को अगली सुबह ही काट दिया गया था और उसके बाद से कभी भी लेपर्ड की वजह से टेंट पर कोई खतरा नहीं मंडरा है। एक सुबह जब जिम कॉर्बेट बंगले के पास लगे हुए अपने टेंट के बाड़े में गर्म पानी से नहा रहे थे, तभी उनके कैंप में 2 आदमी पहुंचे और उन्होंने बताया कि साहब, आप जिस पेड़ पर मचान बनाकर बैठे थे, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर उस लेपर्ड ने एक गाय को मार डाला है। जिम कॉर्बेट नहाने के बाद कपड़े पहनकर अपनी राइफल साथ लिए उन दोनों आदमियों के साथ उस जगह के लिए चल पड़े जहां ये गाय मारी गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भैंसों को बांधने के लिए एक छोटी सी घास फूस की गौशाला बनी थी, जिसकी दीवारों को पतली पतली लकड़ियों को खड़ा करके बनाया गया था और ऊपर से गोबर का लेप कर दिया गया था। उस लेपर्ड ने इसी कमजोर दीवार को अपने पंजों से खोद डाला था और वो गौशाला के अंदर चला गया था। गौशाला में लगभग 8-10 जानवर बंधे हुए थे, जिसमें से उसने एक बूढ़ी गाय को मार डाला था और उसे खींचकर गौशाला से बाहर ले जाने लगा। लेकिन जब वो उस गाय को गौशाला से बाहर खींचकर नहीं ले जा सका, तब उसने गौशाला के अंदर ही उस गाय के मांस को भरपेट खाया था और जब सुबह होने ही वाली थी, तब वो उस जगह को छोड़कर चला गया था। गौशाला के अंदर और बाहर लेपर्ड के पंजे के निशान थे, इसलिए हो सकता था कि वही आदमखोर लेपर्ड इस गाय की हत्या के लिए जिम्मेदार हो। गौशाला के ठीक सामने उस गाय के मालिक का घर था। इस घर की दीवार भी मुलायम मिट्टी से बनाई गई थी, लेकिन वो गौशाला के मुकाबले कुछ मजबूत थी। जिम कॉर्बेट ने योजना बनाई कि वो लोग गौशाला के सामने वाले घर में आज रात बैठेंगे और उस घर की दीवार में 1 फुट डायमीटर का छेद कर देंगे, जिसके अंदर से वो गौशाला की तरफ देख सकते हैं। अगर रात में लेपर्ड उस गौशाला के पास आएगा तो इसी छेद में से राइफल से गोली चलाकर लेपर्ड को मार दिया जाएगा। योजना के अनुसार रात होने से पहले ही जिम कॉर्बेट और उस गाय के मालिक का परिवार उस घर में बंद हो गया और जिम कॉर्बेट ने बाकी गांव वालों को समझा दिया था कि वो लोग जितना जल्दी हो सके खाना बना लें और एकदम शांत हो जाएं, क्योंकि लेपर्ड जैसे जानवर थोड़ी सी भी हलचल होने पर गांव में नहीं आते। योजना के अनुसार जिम कॉर्बेट उस मकान के अंदर अपने 2 आदमियों को लेकर बैठे थे। घर के मालिक ने कॉर्बेट को कुछ खाने के लिए देना चाहा, लेकिन जिम कॉर्बेट अपने साथ रात में खाने के लिए
कुछ सैंडविच लेकर आए थे। उन्होंने वही सैंडविच खाए और बारी बारी से वो लोग दीवार में बनाए गए छेद से गाय की लाश को देखते रहे, ताकि अगर लेपर्ड गाय की लाश पर आए तो उन लोगों को पता चल जाए। पूरी रात निगरानी का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन लेपर्ड उस रात गाय की लाश पर वापस नहीं आया। सुबह होने पर जिम कॉर्बेट दरवाजे से बाहर निकल आए। उन्हें आसपास दूरी तक लेपर्ड के पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब रात में लेपर्ड ने गाय के पास आने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके बाद गांव वाले जिम कॉर्बेट को उस गांव के मकानों को दिखाने के लिए ले गए, जिनके दीवारों और दरवाजों पर उस लेपर्ड के पंजों के निशान भरे पड़े थे। उन मकानों में से एक मकान के दरवाजे में काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड के नाखूनों के खरोंचने के निशान पड़े थे। तब जिम कॉर्बेट ने उन गांव वालों से पूछा कि ये किसका घर है। तब उन्हें पता चला ये उसी अनाथ लड़के का कमरा था जिसमें वो 40 बकरियों के साथ सोया हुआ था, और रात में आदमखोर बकरियों के बीच में से होते हुए आया और उस लड़के को मारकर अपने साथ ले गया था। ये वाक़या काफ़ी डिटेल में मैंने आपको कहानी के प्रथम भाग में बताया था और आपको याद भी होगा। इसके बाद कॉर्बेट वापस अपने टेंट में आ गए। 1-2 दिन बाद फिर से जिम कॉर्बेट को एक और गाय के मारे जाने की खबर मिली। इस बार भी लेपर्ड ने गाय को एक गौशाला के अंदर मारा था। उसके बाद उसने गाय की लाश को वहाँ से दूर ले जाने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उसने वहीं गौशाला में आराम से बैठकर उस गाय के मांस को खाया था। जिम कॉर्बेट ने उस गाय की लाश को खींचकर दरवाजे के चौखट पर रखवा दिया और उस गौशाला के दरवाजे के पास ही एक छोटा सा लकड़ी का मचान बना हुआ था, जिसको और मजबूत और छिपने लायक बनाया जा सकता था। जिम कॉर्बेट सुबह सुबह ही इस जगह पर पहुंच गए थे, इसलिए अभी भी उन लोगों को मचान बनाने के लिए पूरे दिन का समय था। रात होने से पहले उस लेपर्ड का इस गांव में आना नामुमकिन था, क्योंकि लेपर्ड दिन भर आराम करते हैं और रात के समय एक्टिव हो जाते हैं। कुछ आदमियों की मदद से उस एक तल वाले मचान को 2 तल वाले मचान में बदल दिया गया, क्योंकि आज इवर्सन भी जिम कॉर्बेट से जिद कर रहा था कि वो भी मचान पर बैठेगा। अब ये मचान 2 तल्ला मचान बन गया था, जिसमें नीचे वाले तल की ऊंचाई जमीन से मात्र 4 या 5 फीट रही होगी और दूसरे तल वाला मचान जमीन से लगभग 10 फुट ऊंचा था। मचान को बहुत बढ़िया तरीके से चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया गया था और उसमें बड़ी मुश्किल से बस एक आदमी के घुसने लायक भर जगह छोड़ी गई थी। शाम होने से पहले मचान के नीचे हल्के फुल्की घास को बिखेर दिया गया, ताकि उस मचान को पहले की तरह नेचुरल लुक मिल सके। और जब कॉर्बेट और इबर्टसन जैसे तैसे छोड़े गए छोटे से छेद में से होते हुए मचान के अंदर जाकर बैठ गए, तब उस मचान में बने छेद को भी बाहर से मजबूती से बंद कर दिया गया। उसके बाद उन दोनों ने गाय की तरफ देखने के लिए घास फूस को हटाकर छोटे छोटे छेद बनाए, जिसमें से वो गाय की लाश की निगरानी भी कर सकते थे। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर राइफल निकालकर वो लोग लेपर्ड पर फायर भी कर सकते थे। लेकिन एक दुविधा वहाँ पर यह भी थी कि अगर लेपर्ड गाय की लाश पर आ जाता है तो उन दोनों में से कौन सबसे पहले उस लेपर्ड पर गोली चलाएगा। मचान पर चढ़ने से पहले जिम कॉर्बेट ने अब ये तय कर दिया कि जिसे भी पहले वो लेपर्ड दिख जाएगा वो उस लेपर्ड पर गोली चला देगा। जब कॉर्बेट और इबर्टसन ने अपनी अपनी जगह ले ली, तब मचान बनाने वाले बाकी आदमियों को अपने अपने घरों में भेज दिया गया और धीरे धीरे पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। जमीन से काफ़ी कम ऊंचाई होने के कारण निचली मचान पर बैठना खतरे से भरा था, इसलिए जिम कॉर्बेट निचले तल पर बैठे हुए थे और इबर्टसन उनके सर के ऊपर दूसरे तल पर बैठा हुआ था। रात पूरे चांद होने के कारण तारों से जगमग थी और रात में देखने के लिए टॉर्च या लैंप की ज़रूरत नहीं थी। लगभग रात के 9 बजे जिम कॉर्बेट को अपने 6 सेंस से ऐसा आभास हुआ कि लेपर्ड वहाँ पर आ चुका है। ऐसा आभास होते ही वो और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और धीरे धीरे अपने कानों को केंद्रित करके आसपास होने वाली चीज़ों को सुनने लगे। हालांकि लेपर्ड काफ़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे जिम कॉर्बेट को ये अंदाज़ा हो रहा था कि लेपर्ड मचान के पीछे की तरफ से ही गाय की तरफ आ रहा है। ऐसा करने में वो मचान के नीचे से ही गुजरेगा। उसकी थोड़ी देर बाद जिम कॉर्बेट को लेपर्ड के अपने मचान के ठीक नीचे होने का आभास हुआ
लेपर्ड के सर और जिम कॉर्बेट जिस पर बैठे हुए थे, उन दोनों के बीच में बस लकड़ी और घास फूस की एक चादर का अंतर रह गया था। लेपर्ड के सर और कॉर्बेट के बीच बस इतनी दूरी थी कि अगर जिम कॉर्बेट चाहते तो वो अपने हाथ से लेपर्ड के सर को छू सकते थे। हालांकि वो ऐसा करते नहीं और ना ही वहाँ ऐसा करना मुमकिन था। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग समझ सकें कि लेपर्ड के सर और जिम कॉर्बेट के बीच में काफ़ी कम दूरी थी। अभी तक लेपर्ड कॉर्बेट को दिखा नहीं था। अभी तक बस आवाज़ की मदद से कॉर्बेट को लेपर्ड की उपस्थिति पता चल रही थी। जिम कॉर्बेट को अब बस इंतजार था कि लेपर्ड मचान के नीचे से निकलकर गाय की तरफ बढ़े। तभी जिम कॉर्बेट को उस पर निशाना लगाने के लिए मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। तभी ऊपरी मचान में से कुछ चरमराहट की आवाज़ पैदा हुई। दरअसल काफ़ी देर से बैठे बैठे इबर्टसन के पैरों में अकड़न आ गई थी और उसने अपने पैरों को सीधा करने के लिए जैसे ही फैलाया तो पैरों के घुटने कटकने की आवाज़ निकली। बस इतनी सी आवाज़ सुनते ही लेपर्ड को समझ में आ गया कि मचान के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। उसके बाद लेपर्ड जिस रास्ते वापस आया था उसी रास्ते वापस भाग गया। हालांकि इसे इबर्टसन की गलती कह लें या लेपर्ड की खुशकिस्मती, शायद आज उस लेपर्ड का मरने का दिन नहीं था। नीचे अभी तक क्या क्या घटित हुआ था इबर्टसन को अगली सुबह ही पता चल पाया। कैसे उसकी एक गलती की वजह से लेपर्ड बच निकला था। पिछले 3 दिनों में 2 बार कॉर्बेट लेपर्ड की ताक पर बैठे थे। एक दिन तो लेपर्ड आया ही नहीं था, दूसरे दिन वो आया भी तो इबर्टसन की वजह से वो वहाँ से भाग गया था। जिम कॉर्बेट मन ही मन अब सोच रहे थे कि शायद अब ना जाने कब उस लेपर्ड को किल करने का मौका मिले। फिर भी पूरी रात कॉर्बेट उस लेपर्ड की तलाश में बैठे रहे, लेकिन लेपर्ड नहीं आया। वास्तव में लेपर्ड बहुत चालाक जानवर होते हैं जो खतरा भापते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और कई दिनों तक फिर वापस उसी जगह पर अपने कदम नहीं रखते हैं। अगली सुबह होने पर जब कॉर्बेट और इबर्टसन नीचे उतरे तो कॉर्बेट ने इबर्टसन को बताया कि पिछली रात उससे क्या गलती हुई थी। ये जानकर इबर्टसन खुद को कोस रहा था और कॉर्बेट से माफ़ी मांग रहा था। 2 दिन बाद फिर से रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ से एक और गाय के मारे जाने की खबर जिम कॉर्बेट को मिली। इस गाय के मालिक के पास उसकी यही एक इकलौती गाय थी और उस आदमी का परिवार उसके साथ नहीं रहता था। उसकी बीवी ने उसे बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था और वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ले जाकर मायके में रहने लगी थी। उसके पास बस एक कमरे का घर था। गरीब होने के कारण वो आदमी जिस कमरे में रहता था उसी कमरे में उसने गाय को बांधने के लिए जगह भी बना ली थी। कमरे में दरवाजे से घुसते ही गाय को एक तरफ बांध दिया जाता था, उसके बाद एक तरफ लकड़ी का चूल्हा बना था जिस पर वो खाना बनाता था और एक तरफ काफ़ी सूखी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। वैसे तो वो हर रात अपने कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया करता था, लेकिन एक दिन वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उसने दरवाजे को पटकाया तो था, लेकिन उसने उसमें कुंडी नहीं लगाई थी। आधी रात के करीब उसे कुछ खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में एक पुरानी लालटेन अभी भी जल रही थी, जिसकी बत्ती को बहुत नीचे कर दिया गया था ताकि कम मिट्टी का तेल खर्च हो। कमरे में बहुत हल्का उजाला था। उसने उठकर देखा कि उसकी गाय जमीन पर लेटी हुई है और एक लेपर्ड उसके गर्दन को पकड़कर मजबूती से जमीन पर दबाए हुए है। इस लेपर्ड का आतंक उस जगह पर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि उस आदमी ने उस लेपर्ड को भगाने भर की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उस कमरे में रखी गई लकड़ियों के पीछे चुपचाप छिप गया और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उस लेपर्ड ने उसे अब तक नहीं देखा है, नहीं तो वो गाय के बजाय उसी को मार ले जाता। वो भगवान से दुआ मांग रहा था कि लेपर्ड लकड़ी के पीछे ये जांचने के लिए ना आ जाए कि वहाँ कोई है या नहीं। बेचारा डर के मारे पसीने से लथपथ होते हुए भी बहुत धीरे धीरे अपनी सांसों को खींच रहा था ताकि उसकी सांसों की आवाज़ भी लेपर्ड के कानों में ना जाने पाए। लेपर्ड ने बड़े बेरहमी से उस गाय को गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद जिस रस्सी से उस गाय को बांधा गया था उसने उस रस्सी को तोड़ दिया था और वो गाय को घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर लेकर चला गया था। थोड़ी दूर ले जाने के बाद उसने पेट भर अपना भोजन किया और गाय की लाश को खुले में छोड़ दिया। जिस जगह पर गाय की लाश पड़ी थी उस जगह से कुछ ही फुट की दूरी पर एक बड़ा पेड़ था जिस पर मचान बनाया जा सकता था।
इस पेड़ की टहनियाँ काफ़ी मोटी थी, जिस पर मचान बनवाने पर कॉर्बेट के आदमियों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसी बीच इबर्टसन ने अपने प्रयासों के दम पर सरकार से कुछ दिन पहले एक फंदा मंगवा लिया था। ये फंदा 5 फीट लंबी चेन से जुड़ा हुआ था और इसका वजन लगभग 36 किलो से अधिक था। फंदे के मुंह को झटके से बंद करने के लिए मजबूत लोहे के स्प्रिंग लगे हुए थे, जिन पर किसी जानवर का पैर पड़ते ही वो कांटेदार दांतों वाले फंदे का मुंह झटके से बंद हो जाता था। उसके बाद उस फंदे को मुंह को खोलने के लिए 2 से 3 आदमियों का जोर लगाना पड़ता। जिम कॉर्बेट को जिस तरफ के रास्ते से आशा थी कि वो लेपर्ड उस रास्ते से गाय की लाश पर आएगा, उसी जगह पर एक खेत की पगडंडी पर थोड़ा सा जमीन खोदकर उस फंदे को बैठा दिया गया और आसपास इस प्रकार से कांटेदार झाड़ियाँ रख दी गई कि अगर लेपर्ड अपना पैर आगे बढ़ाए तो इन कांटों से बचने के लिए वो अपना पैर फंदे के ऊपर ही रखे, ताकि वो फंदा लेपर्ड के पैर को जकड़ ले। उसके बाद उस फंदे पर बांधी गई लोहे की जंजीर को मजबूत खूंटा गाड़कर बांध दिया गया, ताकि लेपर्ड 36 किलो के फंदे को लेकर भाग न सके। उसके बाद कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों पेड़ पर बनाए गए मचान पर जाकर बैठ गए। आज वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही बैठे हुए थे। कॉर्बेट ने अपना मुंह उस रास्ते की तरफ किया हुआ था जिस तरफ उन्होंने फंदा लगाया था, और इधर इबर्टसन गाय की लाश की तरफ नज़र रखे हुआ था। हालांकि आज की रात उतनी ज़्यादा चांदनी रात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पास एक भारी टॉर्च रख लिया था, जिसका प्रयोग वो मौका पड़ने पर कर सकते थे। अंधेरा होते ही थोड़ी देर बाद उन्हें लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ दर्द भरी थी और जिस तरफ लेपर्ड के लिए फंदा लगाया हुआ था उसी तरफ से यह आवाज़ आई थी। कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों समझ गए कि लेपर्ड अब उस फंदे में फंस चुका है। इबर्टसन ने टॉर्च जलाकर फंदे की तरफ किया और उन्होंने देखा कि लेपर्ड उस फंदे से खुद को छुड़ाने के लिए उछल कूद कर रहा है। जिम कॉर्बेट ने तभी अपनी राइफल को लेपर्ड की तरफ पॉइंट किया और गोली चला दी। ये गोली लेपर्ड को तो नहीं लगी, बल्कि उस मोटी लोहे की जंजीर पर लगी और जंजीर बीच में से टूट गई। उसके बाद लेपर्ड उस फंदे को अपने साथ लेकर भाग निकला। जल्दी जल्दी इबर्टसन और कॉर्बेट मचान से नीचे उतरे। इसी जल्दबाजी में जिम कॉर्बेट के हाथों से उस बैटरी के तार हिल गए और अब वो टॉर्च नहीं जल रहा था। अंधेरे में एक घायल लेपर्ड का पीछा करना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने अपने साथ एक पेट्रोल लैंप भी लिया था जो काफ़ी वजनी था। इबर्टसन ने उस पेट्रोल लैंप को जलाया और कॉर्बेट से कहा कि मैं इस लैंप को अपने सर पर रखकर चल रहा हूँ ताकि इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक आगे जाए, और तुम लेपर्ड को देखते ही उस पर गोली चला देना। इबर्टसन टॉर्च दिखाते हुए जिम कॉर्बेट के साथ साथ उस तरफ आगे बढ़ने लगा जिस तरफ वो लेपर्ड उस फंदे को लेकर गया हुआ था। चलते चलते वो लोग एक पट्टी नुमा खेत में आगे बढ़े। इस खेत के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान उभरी हुई थी जो ज़मीन से लगभग 3-4 फीट ऊंची थी। हो सकता है कि लेपर्ड छिपने के लिए इस चट्टान के पीछे अभी भी बैठा हो, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि चट्टान के पीछे उस लैंप की रोशनी नहीं पड़ रही थी। कहीं ऐसा ना हो लेपर्ड हमले की ताक में चट्टान के पीछे बैठा हो। अब कॉर्बेट ने इबर्टसन से कहा कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है, आगे बढ़ें या नहीं। इबर्टसन काफ़ी हिम्मती था और पिछली बार अपने द्वारा की गई गलती को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने कॉर्बेट से कहा कि उसे उन पर और उनके निशाने पर पूरा भरोसा है। अगर लेपर्ड उस चट्टान के पीछे होगा भी तो उसके हमला करने से पहले वो उस लेपर्ड को जरूर मार डालें। इसलिए मेरे कहने पर आप आगे बढ़िए, मैं आपको टॉर्च दिखा रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे कदमों से वो लोग चट्टान की तरफ बढ़े और इबर्टसन जैसे ही चट्टान के ऊपर चढ़ा और चट्टान के पीछे उस लेपर्ड पर लैंप की रोशनी पड़ी, तभी बिना एक सेकंड का वक्त गवाए कॉर्बेट ने उस लेपर्ड के माथे पर गोली चला दी। ये काम बहुत जोखिम भरा था और एक गोली लगते ही लेपर्ड जो उन पर छलांग लगाने को तैयार बैठा था वो हिल भी नहीं पाया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने देखा कि उस लेपर्ड ने अपना पंजा उस वजनी फंदे से छुड़ाने के लिए तोड़ डाला था और ये पंजा केवल एक पतली सी खाल के सहारे लटका हुआ था। इतने भयानक रूप से घायल लेपर्ड के सामने अपने सर पर लैंप उठाकर चलना, और वो भी
अपने साथी की गोली पर निर्भर रहकर एक खतरनाक काम था। इन गोलियों की आवाज़ आसपास के कई लोगों ने सुनी थी और उनमें से एक आदमी ने आवाज़ देकर जिम कॉर्बेट से पूछा कि क्या आज वो हत्यारा मारा गया है। जिम कॉर्बेट ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उस लेपर्ड को पहचानने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने उस रात देखा था, जब वो एक औरत की लाश के पास मचान पर बैठे थे और लेपर्ड उनके मचान के नीचे से गुजरा था। कई वर्षों बाद ये पहली रात थी जब बाजार में हर घर के दरवाजे खुले हुए थे। गांव की औरतें और बच्चे अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े थे। उस मरे हुए लेपर्ड को पूरे गांव में घुमाया गया ताकि भीड़ लगाए बच्चे उसे और करीब से देख सकें। बाजार की लंबी लंबी गलियों में लगभग 2 घंटे तक ये जुलूस ऐसे ही चलता रहा। लोग खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। उसके बाद लेपर्ड को इबर्टसन और जिम कॉर्बेट अपने साथ बंगले पर ले आए और रात का खाना खाते समय इबर्टसन पति पत्नी और जिम कॉर्बेट आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है या नहीं। जिम कॉर्बेट का यह मानना था कि यह आदमखोर लेपर्ड नहीं है, बल्कि ये कोई आम लेपर्ड है, जबकि इबर्टसन दंपति ये मानने को तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है। इबर्टसन एक सरकारी अधिकारी था जिस पर उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी थी और सरकार के प्रति वो जवाबदेह था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उससे 2 रिक्वेस्ट की। पहली रिक्वेस्ट ये किया कि वो आदमखोर लेपर्ड के मारे जाने की सूचना सरकार को ना भेजे, और दूसरी कि वो पूरे गांव में फिर से ये मुनादी करवा दे कि अभी तक वो आदमखोर लेपर्ड मारा नहीं गया, बल्कि ये कोई आम लेपर्ड है। हालांकि इबर्टसन ये मानने को तैयार नहीं था, फिर भी उसने जिम कॉर्बेट से कहा कि वो 1 हफ्ते बाद आदमखोर के मारे जाने की खबर सरकार को दे देगा। अभी के लिए इबर्टसन ने जिम कॉर्बेट की ये दोनों ही बातें मान ली। उसके 1 दिन बाद इबर्टसन को पौड़ी जाना था। जिम कॉर्बेट काफ़ी दिनों से इस आदमखोर अभियान में लगे रहने के कारण थक गए थे, इसलिए वो भी इबर्टसन के साथ पौड़ी वापस जाना चाहते थे ताकि वो कुछ दिन वहाँ पर आराम कर सकें। अगले दिन सुबह से शाम तक पास और दूर के गांव के लोग उस लेपर्ड को देखने के लिए आते रहे। उनमें से कई सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्होंने ये पहचान लिया है कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है। उनके ऐसा कहने पर इबर्टसन कपल जिम कॉर्बेट को इशारा कर रहे थे कि अब वो भी मान लें कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है, लेकिन जिम कॉर्बेट अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे। शाम को उस लेपर्ड की खाल उतारी गई, जिसे ट्रॉफी बनाकर घर पर सजाने के लिए इबर्टसन ने अपने पास रख लिया। उसके बाद उस रात वो सभी लोग जल्दी सोने चले गए, क्योंकि अगली सुबह उन लोगों को पौड़ी के लिए निकलना था। अगली सुबह उजाला होने से पहले जिम कॉर्बेट भी उठ गए थे। तभी उन्होंने बंगले के पास सड़क पर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। लोग जोर जोर से बातें करते हुए बंगले की तरफ आ रहे थे। जिम कॉर्बेट ने वहीं से आवाज़ देते हुए उन लोगों से पूछा कि इतनी सुबह वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब उनमें से 4 लोग उनके पास तेज़ी से आए और उन्हें बताया कि उन्हें पटवारी ने यहाँ भेजा है, और ये बताने के लिए भेजा है कि नदी पर चटवा पीपल पुल के पास यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उस आदमखोर ने एक महिला को मार दिया। आदमखोर अभी जिंदा था। दोस्तों, कहानी में कुछ देर पहले आपको ऐसा लगा होगा कि आदमखोर लेपर्ड मर गया है। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और ज़्यादा रोमांचक मोड़ लेते जाएगी। इस कहानी के 5 भाग मैं आपको सुना चुका हूँ, और 5 भागों में आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये कहानी एक और स्टेप रोमांचक होते जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस आदमखोर को मारना क्या किसी और शिकारी के बस की बात थी या नहीं? आपके विचारों को मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और दूसरा सवाल आप लोगों को क्या लगता है, अभी इस कहानी के कितने भाग और आने वाले हैं? मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।